आपने कहा कि मराठी संगीत के लिए बहुत इज्जत से लेते हैं, उन्होंने बहुत बहुत काम किया मराठी संगीत के लिए, लेकिन हिंदी में भी जो काम उन्होंने किया, चाहे वो कम ही किया हो काम, लेकिन उनकी हिंदी फिल्मों की रचनाएं, अगर एक ही रचना का मैं नाम ले लूं तो अब जैसे भाभी की चूड़ियां, क्या बात है, अब इस फिल्म का नाम ले ले, और ज्योति कलश छलके, इस गाने को अगर हम सिर्फ यूं ही बोल दें, मतलब पूरा गाना सुनने की जरूरत नहीं है जी, तो भी वो पूरा शरीर झनकृत हो जाता है, बिल्कुल रोमांचित हो जाता है। और वो एक स्वर्णिम उपहार है जैसे सुधीर फड़के जी का हिंदी सिनेमा को दिया गया, पंडित नरेंद्र शर्मा की रचना और वैसा ही दिव्य स्वर लता जी का। अब यहाँ एक और बात मैं करूंगा, इससे पहले कि आप अपने पिटारे में से कोई नायाब सी चीज निकालकर हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं। सुधीर फड़के साहब की ये कला का ही एक बड़ा जादू कहना चाहिए, चमत्कार कहना चाहिए, कि जहां एक तरफ सुधीर फड़के साहब ज्योति कलश छलके जैसी रचना बनाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से बना देते हैं खुश है जमाना आज पहली तारीख है, कमर जलालाबादी की वो रचना। आप बताइए मुझे कितना कंट्रास्ट है। हाँ? आप कोई कह सकता है कि ये ज्योति कलश छलके जिसने गढ़ा है, जिसने रचा है, और किशोर कुमार जैसे महान कलाकार, क्या बात मतलब ये बताने का कारण सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि एक कलाकार की रेंज क्या है। देखिए आप, वो कहां से कहां तक, जमीन से आसमां तक सब कुछ एक करने की हिम्मत रखता, मादा रखता है। बिल्कुल, और ऐसा ही विस्तृत फलक, ऐसा ही बड़ा कैनवास सुधीर फड़के जी का। आज हम याद करें सुधीर फड़के जी को। 25 जुलाई 1919 को इस महान कलाकार का जन्म हुआ और 29 जुलाई 2002 को हम सबसे ये विदा ले गए। उनके बारे में हम क्या कहें, उनकी रचनाओं के बारे में हम आपसे क्या कहें, बस इतना जरूर कहना चाहेंगे कि इनका जो मूल नाम था ना श्रोताओं, वो था राम फड़के। और HMV कंपनी के लिए जब वो संगीत दे रहे थे, गीत बना रहे थे, तब उन्होंने अपना नाम सुधीर रख लिया था। जन्म हुआ था कोल्हापुर में और इन्होंने संगीत की जो शिक्षा ली थी, जो प्राथमिक शिक्षा होती है, वो वामन राव पाध्ये साहब से कोल्हापुर में ही ली थी। और बाद में उन्होंने HMV से करियर की शुरुआत की 1941 में और प्रभात फिल्म कंपनी से वे जुड़ गए थे एज अ म्यूजिक डायरेक्टर 1946 में। तो इस तरह से सुधीर फड़के जी ने एक तरह से संगीत में अपना जो योगदान दिया, उसको तो कोई भुला नहीं सकता। आज तक उनके संगीत को लेकर हम सब बहुत रोमांचित होते हैं। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण रचना अमर जी उनकी जो रही है, जिसके बारे में किसी भी संगीत मर्मज्ञ से बात कीजिए तो वो जरूर बात करेगा, और वो है गीत रामायण। जी मनीषा जी, मैं आपको ये बता दूं कि गीत रामायण गदी माडगुळकर, इनकी जो रचना है, ये बहुत बड़े कवि मराठी साहित्य में बड़े सम्मानित कवि हैं। इनका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है और इनकी रचना को इन्होंने स्वरबद्ध किया। और फड़के साहब और गदी माडगुळकर साहब की जो ये जुगलबंदी हुई, वो ऐसा एक सुरीला इतिहास है जो सदा सदा के लिए अमर हो गया है। और जब तक संगीत रहेगा तब तक ये गीत रामायण जरूर याद की जाएगी। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि 1955 से लेकर 1956 लगभग 1 साल तक आकाशवाणी से इस गीत रामायण का प्रसारण हुआ था। और उसके बाद इसने, जैसा आपने कहा ना, कि इतिहास ही रचा है जी। और आज तक हम इसे याद करते हैं, इसे सुनते भी हैं। हमारे कई श्रोता इस वक्त इस गीत रामायण को याद करेंगे। मुझे लगता है हमारा दायित्व बनता है। गीत रामायण सुनने के बाद फिर एक ट्रांस में जैसे चले जाते हैं ना, उस तरह से कुछ फील हो रहा है। जी हाँ। फिर वो पुराना दौर, वो पुराना समय, वो पुराने रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो याद आ जाती हैं जब भी कभी इस तरह की रिकॉर्डिंग हम सुनते हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ एक बात और सुधीर फड़के जी के बारे में बता दें कि सुधीर फड़के जी ने न सिर्फ संगीत को रचा, बल्कि देश के प्रति, आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जान दी है, उनके प्रति भी उनके लगाव को इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने वीर सावरकर पे एक फिल्म बनाई। और इस फिल्म के पीछे एक और बात है कि ये फिल्म, मनीषा जी, चंदे से बनी है। जी हाँ। इस फिल्म के निर्माण के लिए लोगों से चंदा लिया गया और इस तरह से ये फिल्म बनी। और ये फिल्म सुधीर फड़के जी ने समर्पित किए उन तमाम
स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया देश के लिए, मातृभूमि के लिए। तो एक कलाकार भी किस तरह से अपना योगदान, अपना सरोकार जाहिर कर सकता है समाज के प्रति, देश के प्रति, ये बताया सुधीर फड़के जी। जी हाँ, और इसी महान कलाकार की रिकॉर्डिंग आज हमारे पास है। श्रोताओं, उनकी आवाज है, और हालांकि ये रिकॉर्डिंग जो है ये अवधि इसकी कम है, लेकिन आपको आनंद आएगा अवश्य उनके आवाज को सुनकर, उनके द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम को सुनकर। आइए सुनते हैं अमर जी श्रोताओं के साथ सुधीर फड़के जी द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग। सुनने वाले भाई बहनों को नमस्ते। आप तो जानते ही हैं कि मेरा कार्यक्षेत्र मुख्यतः संगीत है। इसी माध्यम के द्वारा लगभग 30 वर्ष से मैं आपका मनोरंजन कर रहा हूं। परंतु एक बात आपको मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि मैंने संगीत रचना करते समय केवल मनोरंजन ही करना नहीं चाहा। मनोरंजन के साथ साथ और भी एक बात सदा मेरे मन में रही है, एक आदर्श मेरे मन में रहा है। आप पूछेंगे वह क्या है? तो मित्रों, मेरा आदर्श है मेरा देश, मेरा हिंदुस्तान, उसकी सभ्यता और उस सभ्यता से जन्म ली हुई कलाएं। मैं अपने देश की अन्य कलाओं को तो नहीं अपना सका, किंतु संगीत की सेवा मैंने अवश्य की है। संगीत का केवल व्यापार करने से अधिक संगीत के माध्यम का उपयोग करके अपनी संस्कृति के अच्छे आदर्श आपके सामने रखने का प्रयत्न मैंने अवश्य किया है। इसमें मैं कहां तक सफल हुआ हूं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने प्रयत्न अवश्य किया है, जिसका एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। आवाज आपकी मनचाही गायिका लता जी की है। कविवर पंडित नरेंद्र शर्मा जी के इस गीत में जिस शुद्ध भारतीय संस्कृति का चित्र उभर कर सामने आता है, उसके लिए आवश्यक बात यह थी कि उसको किसी शुद्ध राग में ही संगीतबद्ध किया जाए। उचित अवसर की यह बात मैंने इसलिए कही कि फिल्मों में गीत बनाए जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से, इसीलिए हम लोगों को सिचुएशन का गुलाम बनकर काम करना पड़ता है। लेकिन मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि कथाकार, कवि और निर्देशक की कल्पना पूर्णतया साकार हो। यह अवश्य कहूंगा कि फिल्मों में संगीत देने के लिए मेरी दृष्टि से शास्त्रीय संगीत की जानकारी आवश्यक है। कारण शास्त्रीय संगीत ही वह संगीत है जो स्वरों की असली पहचान कराता है, लय का ज्ञान देता है। जिस प्रकार बिना नींव के इमारत टिक नहीं सकती, उसी प्रकार बिना स्वर ज्ञान के सही संगीत निर्देशन नहीं हो सकता। इस विषय में मेरे गुरु स्वर्गीय गायनाचार्य पंडित वामनराव जी पाध्ये का मैं बहुत ऋणी हूँ। उन्होंने ही मुझे स्वरों का ज्ञान दिया। जो कुछ भी मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, यह सब उन्हीं की कृपा है। साथियों, बात ही बात में मुझे अपने गुरु याद आ गए। गुरु और शिष्य में कितना प्रेम होता है, इसका अनुमान वही लगा सकता है जो कभी किसी का शिष्य बना हो। इन्हीं शब्दों के साथ राग जय जयवंती पर आधारित मेरी एक पुरानी फिल्म मालती माधव का एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे मेरे पुराने मित्र पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने लिखा, और के बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीतों की मिठास बरसों कम नहीं होती और मन उन्हें बार बार सुनना चाहता है। साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगा कि जो संगीत हमारे देश के जनजीवन में समाया हुआ है वह लोक संगीत है। लोकगीत सीधे आम जनता की भावना से जन्म लेता है। यही कारण है कि समूचे भारत की पंचरंगी सभ्यता से बहुरंगी लोकगीतों ने जन्म लिया है। मैंने भी जहां अवसर पाया लोकगीत का रंग जमाया। बात लोकगीतों की चल रही है तो ये बात भी ध्यान में रखिए कि लोकगीत किसी विशेष अवसर या मौसम से संबंधित होते हैं और उसी समय गाए जाते हैं। जैसे नाव चलाते हुए मांझी गीत गाते हैं, झूला झूलती हुई लड़कियां सावन के गीत गाती हैं, और इन्हीं अवसरों में एक अवसर ऐसा भी होता है जब लड़का दूल्हा बनकर घोड़े पर सवार ससुर के घर बारात लेकर पहुंचता है। उस समय दूल्हा की बहनें या भाभियां गीत गाती हैं। आपने लड़की की विदाई का गीत फिल्मों में बहुत सुना होगा, परंतु मैं आपको दूल्हा की तरफ से गाए जाने वाले गीत को सुनवा रहा हूँ। गीतकार है पंडित नरेंद्र शर्मा और गा रही है आशा भोसले और उनके साथी। घोड़ा नचावे मेरा लाडला समधी के द्वारे, घोड़ा नचावे मेरा लाडला समधी के द्वारे, समधी हमारा बड़े प्यार से गजमोती वारे,
आकाशवाणी है। आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। साइंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती में आपका स्वागत। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय संपूर्णता की तलाश करते गुरुदत्त। कागज के फूल जहां खिलते हैं, बैठना उन गुलजारों में। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर हमारा विशेष फीचर सिनेमा और रेडियो एक सह यात्रा। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक अनमोल रिकॉर्डिंग अभिनेता, निर्माता और निर्देशक धीरज कुमार की, जिनका पिछले दिनों निधन हो गया। क्योंकि हमने ये सोचा भाई अगर मेरी फिल्म सायरा बानो के साथ में आती है तो स्टारिंग सायरा बानो एंड पुरुषोत्तम दास कैसा लगेगा। और स्मृति शेष में नमन अभिनेत्री बी सरोजा देवी को। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। सबसे पहले संपादकीय संपूर्णता की तलाश करते गुरुदत्त। जुलाई महीने की 9 तारीख को एक महान कलाकार के 100 बरस का जश्न शुरू हुआ। एक ऐसा कलाकार जिसने सिनेमा को नई ऊंचाई दी। अफसोस ये कि उनके रहते उनके सिनेमा का ठीक से आकलन नहीं हो सका, पर आज उन्हें दुनिया भर में एक विलक्षण निर्देशक के रूप में देखा जाता है। यहाँ तक कि अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने गुरुदत्त की फिल्म प्यासा को 100 महानतम फिल्मों की सूची में पैदा हुए थे तो ये था उनका नाम। बचपन में हुए एक हादसे के बाद उनका नाम बदलकर गुरुदत्त पादुकोण कर दिया गया। ये माना कि इस तरह से उनका जीवन शुभ हो जाएगा। 10वीं तक शुरुआती पढ़ाई के बाद सन 1942 में गुरुदत्त अल्मोड़ा चले गए। वहां उन्होंने उदय शंकर के नृत्य स्कूल में कोरियोग्राफी सीखी। इसके बाद गुरुदत्त कोलकाता में एक कंपनी में टेलीफोन ऑपरेटर हो गए, पर इस काम में मजा नहीं आया, इसलिए नौकरी छोड़कर वो अपने माता पिता के पास मुंबई आ गए। इन्हीं दिनों उनके चाचा ने उन्हें पुणे की प्रभात फिल्म कंपनी में नौकरी दिला दी। यहां 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। यहां उनके जीवन की एक अहम घटना घटी। उनकी मुलाकात हुई अभिनेता देव आनंद से। यहां उन्हें अभिनेता रहमान भी मिले, जो आगे चलकर गुरुदत्त की तमाम फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आए। प्रभात फिल्म कंपनी में गुरुदत्त पीएल संतोषी की फिल्म हम एक हैं में सहायक निर्देशक और नृत्य निर्देशक थे। आपको बता दें कि यही वो फिल्म है जिससे देव आनंद ने अपने करियर की शुरुआत की थी। यहां गुरुदत्त और देव आनंद ने एक दूसरे से वादा किया कि अगर गुरुदत्त पहले निर्देशक बनते हैं तो देव आनंद उनके पहले हीरो होंगे, और अगर देव आनंद प्रोड्यूसर बनते हैं तो गुरुदत्त उनके पहले निर्देशक होंगे। और ऐसा ही हुआ। आगे चलकर सन 1951 में जब देव आनंद ने बाजी का निर्माण किया तो उसका निर्देशन गुरुदत्त को सौंपा। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले, तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर। इस फिल्म के निर्माण के दौरान गुरुदत्त और गीता रॉय करीब आए और सन 1953 में उन्होंने शादी कर ली। आज जन्म है अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। इसके बाद गुरुदत्त ने सन 1954 में जब सीआईडी का निर्माण किया तो उन्होंने देव आनंद को हीरो लेकर अपना वादा पूरा किया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया,
बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया आंखों ही आंखों में। आप पाएंगे कि एकदम शुरुआत से ही गुरुदत्त पर 40 के दशक के हॉलीवुड के नए सिनेमा का असर था। प्रकाश और छाया का वो ऐसा इस्तेमाल करते थे कि दर्शक चकित रह जाएं। बाजी बहुत कामयाब रही। इसके बाद गुरुदत्त ने देवानंद के लिए फिल्म जाल का निर्देशन किया। रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। सन 1953 में आई फिल्म बाज। गुरुदत्त की अपनी एक टीम थी जिसमें शामिल थे हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर, अभिनेत्री वहीदा रहमान, लेखक निर्देशक अबरार अलवी, लेखक निर्देशक राज खोसला और सिनेमेटोग्राफर V.K. मूर्ति, और कुछ फिल्मों में उनके संगीतकार रहे O.P. नैयर। इस तरह रचा गया रुपहले पर्दे पर सिनेमा का जादू। सन 1954 में फिल्म आर पार। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, सैया घोयल की और तूने मोर। सन 1955 मिस्टर एंड मिसेस 55। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। सन 1956 CID। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार जादू नगरी से आया है। सन 1957 प्यासा। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। 1959 में गुरुदत्त ने अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म बनाई कागज के फूल। ये सिनेमास्कोप पर बनाई गई पहली भारतीय फिल्म थी। एक निर्देशक के अपनी अभिनेत्री के प्यार में पड़ने की मार्मिक कथा। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह नाकाम रही और गुरुदत्त टूट गए। हालांकि आगे चलकर कागज के फूल को एक महान फिल्म माना गया। इसके अगले बरस गुरुदत्त ने बनाई 14वीं का चांद। 14वीं का चांद हो या आफताब हो। ये फिल्म बहुत कामयाब रही। इसके निर्देशक थे M. सादिक। 1962 में गुरुदत्त ने बिमल मित्र के उपन्यास पर बनाई अपनी बेमिसाल फिल्म साहब बीवी और गुलाम। ये फिल्म हिंदी सिनेमा का एक शाहकार मानी जाती है। इसके निर्देशक थे अबरार अलवी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। गुरुदत्त केवल 39 साल जिए, केवल 39 साल। अपनी कला को लेकर वो बहुत गंभीर थे। इस बात की एक मिसाल है फिल्म प्यासा के आखिरी शॉट के लिए उन्होंने पूरे 104 रीटेक लिए थे। आपको याद होगा वो शॉट जिसमें प्रकाश और छाया का अनूठा इस्तेमाल था। फिल्म प्यासा में गुरुदत्त एक दुखी कवि विजय की भूमिका में है। एक ऐसा व्यक्ति जो समाज और उसके नियम कायदों को स्वीकार नहीं कर पाता और समाज उसके साथ करता है छल। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। उनके भीतर संसार के प्रति एक मोहभंग था। कागज के फूल इसी मोहभंग से रची गई एक आत्मकथात्मक फिल्म है। प्यासा और कागज के फूल दोनों हिंदी सिनेमा की कालजयी फिल्में हैं। इनकी कहानी, निर्देशन और छायांकन की बारीकियां इतनी गूढ़ हैं कि आज भी सिनेमा का अध्ययन करने वाले इसके बारे में बातें करते थकते नहीं। में संपूर्णता की तलाश का जीवन था। उन्होंने भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया और महज 39 बरस की उम्र में 10 अक्टूबर 1964 को खुद अपना जीवन समाप्त कर दिया। उनकी कई फिल्मों के लिए गाने लिख चुके शायर कैफी आजमी ने गुरुदत्त के लिए लिखा था, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई, डरता हूं कहीं खुश्क न हो जाए समंदर, राख
अपनी कभी आप बहाता नहीं कोई। एक बार तो खुद मौत भी घबरा गई होगी, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई। माना कि उजालों ने तुम्हें दाग दिए थे, बेरात ढले शम्मा बुझाता नहीं कोई। आपने सुना संपादकीय संपूर्णता की तलाश करते गुरुदत्त। 23 जुलाई 1927 को भारत में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने प्रसारण की शुरुआत की थी। भारत में रेडियो की शुरुआत का ये दिन अब राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए चित्र भारती में सुनते हैं एक विशेष लघु रूपक, सिनेमा और रेडियो एक सहयात्रा। जुलाई को हम राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर बरस मनाते हैं और सलाम करते हैं रेडियो की यात्रा को। अब तो आकाशवाणी अपने इस सफर के 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। भारत में रेडियो की इस गौरवशाली यात्रा का एक अहम सहयात्री रहा है सिनेमा। दरअसल रेडियो और सिनेमा एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहे हैं। कभी रेडियो सिनेमा के प्रचार में अपना अहम योगदान करता रहा, तो कभी फिल्मी गानों के जरिए रेडियो पूरी दुनिया में संगीत का माहौल रचता चला गया। आज हम फिल्मी गानों के बिना रेडियो की कल्पना भी नहीं कर सकते। रेडियो का जो मनोरंजन वाला स्वरूप है, उसका अहम हिस्सा है वो कंटेंट जिसका ताल्लुक सिनेमा से है। कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है, बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। समय समय पर सिनेमा रेडियो से जुड़ी कहानियां रुपहले पर्दे पर पेश करता रहा है। साल 2024 में कन्नन अय्यर के निर्देशन में एक फिल्म आई, ऐ वतन मेरे वतन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने मुंबई में जिस तरह भूमिगत रेडियो चलाया था, ये फिल्म उसी की दास्तान कहती है। मुख्य कलाकार हैं सारा अली खान और इमरान हाशमी। सन 2006 में आई थी राजकुमार हिरानी की फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई। इस फिल्म के क्लाइमेक्स में रेडियो ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में विद्या बालन रेडियो होस्ट जानवी के किरदार में थी। फिल्म में मुन्ना के जीवन की राह बदलने में रेडियो बड़ा महत्वपूर्ण किरदार निभाता है, अहम भूमिका निभाता है। मणिरत्नम की फिल्म दिल से में आई सलाम नमस्ते की हीरोइन अंबर मल्होत्रा यानी अभिनेत्री प्रीति जिंटा एक लोकल रेडियो स्टेशन सलाम नमस्ते की रेडियो जॉकी होती हैं। सन 2017 में आई फिल्म तुम्हारी सुलू में एक गृहिणी देर रात के एक रेडियो शो की होस्ट बन जाती है और तहलका मचा देती है। ये फिल्म विद्या बालन की बेमिसाल अदाकारी के लिए याद की जाती है। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा, बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज पवा दूंगा। साल 2022 में आई फिल्म धमाका में कार्तिक आर्यन रेडियो पर करंट अफेयर्स के कार्यक्रम करते नजर आते हैं। साल 2009 में आई थी फिल्म रेडियो, जिसमें थी एक रेडियो जॉकी की कहानी। इस फिल्म के हीरो थे हिमेश रेशमिया, जिन्होंने रेडियो से जुड़ा ये गाना गाया था। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा, स्टेशन कोई नया ट्यून कर ले जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा। इस तरह नए जमाने में कई ऐसी फिल्में हैं जहां रेडियो एक अहम भूमिका निभाता है। पुराने जमाने की फिल्मों में रेडियो जरूर नजर आता है, भले वो कहानी का हिस्सा हो या नहीं। फिल्म बरसात की रात में भारत भूषण रेडियो पर गाना गाते हैं और मधुबाला इसे अपने घर के बड़े से रेडियो सेट पर अभिभूत हो स्टेशन पर ये गाना गाती फिल्मों में नजर आया है। जैसे फिल्म जुर्माना में राखी ने ये गाना रेडियो स्टेशन पर ही गाया है। अब चलते हैं ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा की तरफ।
इस फिल्म की नायिका कभी रेडियो की एक प्रसिद्ध गायिका रही है। फिल्म की शुरुआत रेडियो अनाउंसमेंट से होती है और उसके बाद बजता है रेडियो पर ये गाना। फिल्म अनुरोध में राजेश खन्ना रेडियो पर ये गाना गाते नजर आते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे। इसी तरह फिल्म चाचा चा में एक अनाउंसमेंट होता है, अभी आप ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद के एक कलाकार से, और फिर हेलन रेडियो लगाकर ये गाना सुनती हैं गीतकार नीरज, संगीत इकबाल कुरैशी। वो हम न थे, वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की, लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की। फिल्म ऊंचे लोग में राजकुमार फिरोज खान को एक रेडियो भेंट करते हैं। जैसे ही वो इसे चालू करते हैं, फसल में तनुजा रेडियो स्टेशन पर ये गाना गाती हैं। गीत नीरज का, संगीत रोशन का। आज की रात बड़ी शौक बड़ी लटखट है, आज तो तेरे बिना नींद नहीं आई। फिल्म फरार का ये गाना, कैफी आजमी के बोल, हेमंत कुमार की तर्ज। प्यार की दास्तां तुम सुनो तो कहे, क्या करेगा सुन के जहां, तुम सुनो। जाहिर है कि रेडियो सिनेमा के पर्दे पर अक्सर नजर आता रहा है, पर असल में रेडियो की जो यात्रा है वो सिनेमा के संग संग है। चाहे फिल्मी गाने बजाने हों, या फिर फिल्मी सितारों के इंटरव्यू हों, या फिर फिल्मों पर आधारित कार्यक्रम, रेडियो की पूरी यात्रा सिनेमा का हाथ पकड़कर तय हुई है। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। अभी आपने सुना हमारा लघु फीचर रेडियो और सिनेमा एक सह यात्रा। रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं अभिनेता, निर्माता और निर्देशक धीरज कुमार की एक अनमोल रिकॉर्डिंग। धीरज कुमार का जन्म 1 अक्टूबर 1944 को हुआ था। उन्होंने अपना फिल्मी सफर सन 1970 में फिल्म दीदार से शुरू किया था। इसके बाद आई रातों का राजा, हीरा पन्ना, रोटी कपड़ा और मकान, स्वामी, शिरडी के साईं बाबा, सरगम जैसी फिल्में। धीरज कुमार ने टेलीविजन के लिए सीरियल्स का निर्माण भी किया है। 15 जुलाई 2025 को धीरज कुमार ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। कुछ महीनों पहले धीरज कुमार विविध भारती आए थे और उन्होंने अपनी जीवन यात्रा के बारे में कुछ दिलचस्प बातें की थीं। ये हैं इस रिकॉर्डिंग के अंश। 1967-68 जब फिल्म इंस्टीट्यूट पूना से आई हैड फिनिश माय कोर्स एक्चुअली, तो यहाँ पर आए इंडस्ट्री में। तो कैसे आए? एक कॉन्टेस्ट हुआ था, फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स टैलेंट कॉन्टेस्ट, और उस कॉन्टेस्ट में 3 लोग आए थे। एक का नाम था जतिन खन्ना, जिसे लोग राजेश खन्ना के नाम से जानते रहे। एक का नाम था सुभाष घाई, और तीसरे एक सज्जन थे, उनका नाम बड़ा ही पुराने टाइप था, पुरुषोत्तम दास कोचर। तो जो बाद में बदल के हुआ धीरज कोचर, क्योंकि हमने ये सोचा भाई अगर मेरी फिल्म सायरा बानो के साथ में आती है तो स्टारिंग सायरा बानो एंड पुरुषोत्तम दास कैसा लगेगा कि भाई किसी मिठाई की दुकान से कोई है जो एक्टिंग करने के सिलसिले में आ गए हैं। नाम बदला गया। एक छोटा सा किस्सा है कि एक कॉन्टेस्ट करवाया गया और वो जो न्यूज़पेपर था वो ज्यादातर केटर करता था गुजरातीज को, तो बहुत सारे नाम आए, सभी गुजराती। तो धीरज, वो इतना नाम ज्यादा, तो अगर नहीं यार, अगर धर्मेंद्र हो सकता है तो धीरज भी हो सकता है। तो कुछ जद्दोजहद के बाद जो है पहली फिल्म आई, उसका नाम था रातों का राजा। अब रातों का राजा से पहले जो जद्दोजहद का शब्द मैंने इस्तेमाल किया है, मैं बायकला में रहता था, बारिश के दिन थे, बॉम्बे सेंट्रल से बायकला मुझे पैदल आना पड़ा क्योंकि जेब में सिर्फ 2 रुपए थे। तो ये सोचा कि इन 2 रुपयों से खाना खाऊंगा या ऑटो में बैठ के बॉम्बे सेंट्रल से बायकला आऊंगा।
तो खाना जरूरी था। चलते 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 जब भाईकेला पहुंचा तो पता लगा कि जो रेस्टोरेंट था जहां मैं आमतौर पे 2-2.5 रुपए में खाना खा लेता था वो बंद हो चुका था। सामने मैंने एक छोटी सी मजदूर जो बैठते हैं सड़क मरम्मत करने वाले, वो बैठे हुए थे और उनकी एक छोटी सी वो गुमटी जिसे आप कह लीजिए, मैं उसके अंदर चला गया तो एक मजदूर बेचारा डर गया, कहने अरे क्या 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 कौन? मगर भाई एक सेकंड। मैंने देखा कि वो आदमी आलू की भाजी और चपाती बना। उसने मुझे 2-3 चपाती दी, आलू की भाजी दी। मैंने उसको पैसे देने चाहे तो उसने एक बात कही, ए हीरो रख ले, तेरे काम आएंगे। तो वो किस्सा आज भी मुझे इसलिए याद है इतने साल के बाद भी कि इंसान को कद्र होनी चाहिए जब वो मेहनत करता है और पैसा कमाता है तो उस पैसे को संभाल के रखे। कुछ पाने के लिए दिल में जुनून चाहिए, रगों में दौड़ता हुआ खून चाहिए, आएगा आसमां भी जमी पे, बस इरादों में फतेह की गूंज चाहिए। तो उसी दौरान में मेरी मुलाकात जो है बासु चटर्जी साहब, एक फिल्म थी स्वामी फिल्म एक ऐसी फिल्म थी, जब मैं पहले दिन सेट पे गया तो मुझे बासु चटर्जी यानी कि बासुदा ने कहा, भाई सुना है यार धीरज तुम एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेते हो। तो मैंने बड़ा खुश होकर हाँ दादा कर लेता हूँ, लेकिन मेरी फिल्म में एक्टिंग मत करना। उनके कहने का मतलब ये था कि बी नेचुरल, इट इज वेरी डिफिकल्ट नॉट टू एक्ट। मेरी मुलाकात जब देव साहब से हुई, अब मैं देव साहब के जब ऑफिस पहुंचा जो बम्बई में खीरा नगर एक जगह है, और मैं गया और मैं खुद भी जरा बहुत स्टाइलिश बन के उस दिन गया था। जब मैं गया तो देव साहब मुझे देखते बोले, हाय धीरज कैसे हो? मैंने भी उस अंदाज में जी देव साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। के ऑल राइट मैन, यू लुक वेरी हैंडसम। मैं जी देव साहब लगता है कि आपसे मिलने के बाद मेरे पे ना आपका कुछ असर आ गया है तो मैं ज्यादा ही कुछ हैंडसम सा हो गया हूँ। कहते अच्छा आ जाओ बैठो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अब उन्होंने कहानी शुरू कर दी, कहने के धीरज इस फिल्म में जो है ना तुम्हारा बहुत 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 अहम किरदार है, यूं समझो कि हीरोइन के साथ तुम ही हो। मैं देव साहब अगर हीरोइन के साथ मैं हूं तो आप क्या कर रहे हैं? पूरी बात सुना करो यंग मैन। मगर जी सर बताइए क्या है? जीनी बेबी के साथ यानी कि जीनत अमान के साथ तुम हो और मैं राखी के साथ हूँ। और दूसरा सवाल मैंने छूटते कहा, मगर देव साहब ये तो फिर नेगेटिव कैरेक्टर हो गया। नेगेटिव कौन कहते हैं? ये मेरे नजर से एक्टर के लिए नेगेटिव नहीं होता। यू मस्ट लर्न कि जिंदगी के अंदर किरदार होता है, अगर किरदार है तो किरदार है और तुम बखूब निभाओगे। तो बड़ा मजा आया उस तमाम फिल्मों को करने के अंदर। लेकिन क्या था कि 43-44 हिंदी फिल्म्स मैंने करी, साथ ही साथ मुझे लगा कि यार मुझे कुछ रीजनल फिल्मों में देखना चाहिए। तो पहली फिल्म मुझे ऑफर हो गई थी, उसका नाम था दहेज। जब वो प्रोड्यूसर आए मेरे पास, इंद्रजीत सिंह हसनपुरी, तो उन्होंने कहा ओ धीरज कुमार जी बहुत ही चंगी फिल्म है जी, तुसी करो जी। मैं तो पंजाबी नहीं बोल सकता। बोले क्या बात करते हैं आप, पंजाबी है। मुझे कहानी सुनी, बहुत पसंद आई। उस फिल्म के बाद मैंने 21 फिल्में पंजाबी की करी और उसमें से 17 फिल्में मेरी सुपर हिट हुई। तमन्ना है कि हीरा मुझे चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में आपने सुनी एक अनमोल रिकॉर्डिंग अभिनेता, निर्माता और निर्देशक धीरज कुमार की। स्मृति शेष। चौदह जुलाई 2025 को जानी मानी अभिनेत्री बी सरोजा देवी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बी सरोजा देवी का करियर 7 दशक लंबा था। इस दौरान उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। तमिल, कन्नड़, तेलुगु और हिंदी सिनेमा में उनका काम रहा है। बी सरोजा देवी को कन्नड़ सिनेमा की पहली सुपरस्टार का दर्जा मिला था। 7 जनवरी 1938 को बी सरोजा देवी का जन्म कर्नाटक में हुआ था। पिता एक पुलिस अफसर थे और मां गृहिणी। परिवार ने ही सरोजा को डांस सीखने के लिए प्रेरित किया। फिल्मों में जाने के लिए उन्हें मनाही नहीं थी। सरोजा देवी ने शास्त्रीय नर्तकी के तौर पर अभ्यास किया। जब वो 13 साल की थीं, तो एक कार्यक्रम में वो नृत्य कर रही थीं। तब प्रोड्यूसर कृष्णमूर्ति की उन पर नजर पड़ी। आगे चलकर 17 बरस की उम्र में उन्हें कन्नड़ फिल्म महाकवि कालिदास में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में वो सहायक अभिनेत्री की भूमिका में थीं। फिल्म हिट हुई और सरोजा देवी की अपनी एक पहचान बन गई। पर उनकी असली पहचान 1958 में बनी, जब आई तमिल फिल्म नदुदी मनन।
इस फिल्म में वो सुपरस्टार MG रामचंद्रन के साथ नजर आई थी। सन 1955 से 1984 के बीच तकरीबन 29 साल वो लीड हीरोइन के रोल में नजर आईं। कुल 161 फिल्मों में वो हीरोइन थीं और ये एक रिकॉर्ड माना जाता है। बी सरोजा देवी की कई हिंदी फिल्में हैं। सन 1959 में आई फिल्म पैगाम में वो दिलीप कुमार के साथ नजर आईं। बी सरोजा देवी फिल्म ससुराल में भी नजर आती हैं। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। फिल्म बेटी बेटी, मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार। अभिनय की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार ने बी सरोजा देवी को सन 1969 में पद्मश्री और सन 1992 में पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया। बी सरोजा देवी को हमारा विनम्र नमन। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्रभारती का जुलाई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्रभारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया। बातें और भी हैं मनीषा जी, लेकिन अब क्या करें, वक्त इजाजत रहता नहीं है ज्यादा। फिर कभी मौका मिलेगा तो मनीषा जी से कहेंगे कि फिर एक बार निकालिए वो नायाब रिकॉर्डिंग और फिर सुनेंगे। तो अब दीजिए इजाजत आज की विविधा को समाप्त करने की। आप सभी को मनीषा जैन और अमरकांत का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।